अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला उस्मान। और आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट की थेरी है, एरिक्सन की थेरी। ठीक है, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। साइको सोशल डेवलपमेंट थेरी है एरिक एरिक्सन की। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एरिक एरिक्सन वॉज एन ईगो psychologist who developed one of the most popular and influential theories of development. While his theory was impacted by psychoanalyst Sigmund Freud's work, Erickson's theory centered on psychosocial development rather than psychosexual development. फ्राइड की जो थ्योरी थी वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे थी कि किस तरह से सेक्सुअल नीड्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं और बच्चों की वो किस तरह से फुलफिल होती हैं फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। और लेकिन इस पे बेस तो थी, लेकिन इम्पैक्ट थी इससे। और इसमें जो एरिक एरिक्सन है उसकी थोड़ी डेवलपमेंट की थ्योरी है, लेकिन ये ज़्यादा साइको सोशल पे इन्होंने फोकस किया है। तो देखते हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है ह्यूमन बीइंग की लाइफ को फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इनकी जो सबसे पहली स्टेज है वो है फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स। ठीक है, कुछ बच्चों में 1 ईयर तक भी हो सकती है फ्रॉम बर्थ। इसमें बच्चों की डेवलपमेंट जो होती है सोशल का उन्होंने नाम दिया है साइको सोशल। ठीक है, साइको मीन आपकी साइकी और सोशल मीन आपका यूँ कह लें कि सोशल सर्कल जो बच्चे को होता है। अब बर्थ से लेकर सबको ही पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सोसाइटी, उसका सोशल सर्कल कितना है। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स तक ही हो सकता है या उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स अभी उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती बच्चे की। तो इसमें उन्होंने क्राइसिस उन्होंने बताए हैं एरिक्सन ने कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि या तो बच्चे के अंदर उस एज में ट्रस्ट की क्वालिटी पैदा हो जाती है या फिर मिसट्रस्ट। यानी ये दोनों क्राइसिस बच्चे के सामने आते हैं और बच्चे या तो ट्रस्ट करना सीख जाते हैं या मिसट्रस्ट। यानी ये सारा डिपेंड कर रहा होता है केयर टेकर पे, यानी उसके पेरेंट्स पे, स्पेशली उसकी मदर पे। If the care the infant receive is consistent, predictable and reliable, they will develop a sense of trust. ठीक है, अगर उसको प्रॉपर केयर मिल जाएगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो वो बच्चे के अंदर क्या सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर उसको नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर मिसट्रस्ट की फीलिंग्स आ जाएगी, एंग्जाइटी उसके अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। तो अगर उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसके अंदर बेसिक वर्चू जो है इसमें होप है। ठीक है, ओके। नंबर 2 स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ये 18 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में एरिक्सन क्या कहता है कि बच्चों के अंदर जो क्राइसिस चल रहे होते हैं इस एज में, वो क्राइसिस होते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। कि या तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा खुद एतमाद हो जाता है या फिर उसके अंदर एक डाउट, शकूक शुबहात किस्म के या शर्मीला टाइप बच्चे हो जाते हैं। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चे आमतौर पे 1 ईयर या 1.5 ईयर के बच्चे जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। 1 ईयर का बच्चा क्रॉलिंग भी कर रहा होता है, उसके बाद फिर वो वॉक भी करना शुरू हो जाते हैं। तो वो बच्चे के अंदर ये आती हैं ऑटोमेटिकली बाय नेचर के वो दूर होना शुरू हो जाता है अपनी मदर से। ठीक है, वो अक्सर देखा होगा अगर आप लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं तो बच्चे मदर के पास उस वक्त आते हैं जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या उनको कोई फियर या कोई इस किस्म का डाउट होता है, तब वो डर के अपनी मदर के पास आ जाते हैं या उनको भूख लगी है। अदरवाइज़ वो अब आज़ादी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं और नई-नई चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा मोबिलिटी आ जाती है, ज़्यादा उनके अंदर मोटिवेशन आ जाती है। वो ज़रा स्किल्स और एबिलिटीज़ की तरफ उनका ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो वो अपनी उस आज़ादी को एन्जॉय करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस बाय वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर मदर।
and picking which toy to play with, and making choices about what they like to wear or to what they like to eat etc. ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को उन्हें उनकी ज़रा जो इंडिपेंडेंस वो चाहते हैं, आज़ादी जो चाहते हैं, उसको ज़रा टॉलरेंस के साथ और पेशेंस के साथ उसको थोड़ा बियर करना चाहिए। यानी अगर पॉजिटिव अगर कोई पेरेंट्स हैं जो सपोर्टिव टाइप पेरेंट्स होंगे, उनको क्या करना चाहिए, हैव द पेशेंस टू अलाउ द चाइल्ड टू ट्राई अंटिल दे सक्सीड और आस्क फॉर असिस्टेंस। यानी उनको वेट करना चाहिए, या तो उनके बच्चे खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे उस किसी भी गेम में, किसी भी प्ले में, या फिर वो खुद उन्हें असिस्टेंस मांगेंगे उनसे। ठीक है, मतलब खुद से उनको रोक टोक नहीं करनी आपने। तो उसके बाद बच्चे के अंदर जो है ना एक अच्छा अगर ऑटोनॉमी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो उसकी बाकी स्टेजेस में भी फिर उसकी हेल्प होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये मतलब क्राइसिस हैं थर्ड स्टेज के। और ये जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 3 years to 5 years तक। इसके अंदर जो दो क्राइसिस चल रहे होते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इस एज में जो मेजर क्वेश्चन होता है बच्चों का, एम आई गुड और बैड। बच्चे को ज़्यादा पसंद होता है कि अपनी तारीफ सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है इस एज में। ठीक है, तो यानी कि बच्चे कुछ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, बेशक वो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपने अगर देखा होगा कि आम तौर पे आजकल तो इस एज में बच्चे स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूल में। तो स्कूल में बच्चे डिफरेंट कल्चर से आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके अंदर। तो हर कोई ना एक अपनी जो घर में वो पेरेंट्स से सीख रहा होता है कुछ ना कुछ, तो वो शेयर करने की कोशिश करता है। और जब शेयर करता है तो उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो अगर उसको वो पॉजिटिविटी मिलती रहेगी, वहाँ उसको स्कूल में भी एप्रिसिएशन मिल रही है और घर में भी उसको एप्रिसिएशन मिल रही है। और एक इस एज में बच्चे क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्वेश्चनिंग उनका यूँ कह लें कि दे आस्क मेनी क्वेश्चंस एज थर्स्ट फॉर नॉलेज ग्रो। ठीक है, बच्चों नॉलेज के लिए वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारी सोसाइटी में कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा तंग भी आ जाते हैं। तो बच्चे के अंदर जो चीज़ें जा अगर उसको पॉजिटिव मिलता रहेगा, सब उसको स्कूल में भी अप्रिसिएशन मिल रही है और उसको इनकरेज किया जा रहा है, उसकी हौसला अफजाई की जा रही है, तो बच्चे के अंदर इनिशिएटिव कि एक आ जाएगी, इनिशिएटिव होगा बच्चा। अदरवाइज़ वो अगर आप उसको बिला वजह रोक-टोक, तो वो एक गिल्ट फ़ील करना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं मुझ में कहाँ कमी है। ठीक है? तो इसमें बेसिक वर्च्यू जो है, इसका पर्पज़ है कि अगर आप उसको पॉज़िटिवली इनकरेज करते रहेंगे और पेशेंस के साथ उसके क्वेश्चन के आंसर्स करते रहेंगे, तो बच्चे को एक उसको खुद ब खुद ही उसका माइंड में एक पर्पज़ आ जाएगा कि मुझे अब जो बेसिक वर्च्यू है उसका पर्पज़ है और मुझे इसको गेन करना है, मुझे सक्सेस की तरफ जाना है। ठीक है? अब जो स्टेज 4 है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। ठीक है? इसमें मिडिल स्कूल ईयर्स फ्रॉम 6 टू 11। 6 ईयर से स्टार्ट होकर 11। ओके, इस स्टेज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है? ये जो एज होती है मिडिल स्कूल ईयर्स से लेकर 6 फ्रॉम 6 टू 11 कह सकते हैं आप। ठीक है? स्कूल एज बच्चे की जो होती है 6 टू 11 में बच्चा यूँ कह लें कि प्राइमरी स्कूल में होता है। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज पे स्टूडेंट्स लर्निंग स्टार्ट करते हैं, अपनी रीडिंग एंड राइटिंग, टू डू सम्स और टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। ठीक है, टीचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की ज़िंदगी में इस लेवल पे। उसको स्पेसिफिक स्किल्स सिखाने में टीचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसमें जो है बच्चा ज़्यादा अपनी सेल्फ इस्टीम के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाता है इस एज में। इस एज में ये होता है कि अगर चिल्ड्रन को बच्चों को इनकरेज किया जाए और अच्छी तरह से उनको रीइंफोर्स्ड किया जाए उनके इनिशिएटिव्स को, तो वो इंडस्ट्रियस फील करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को, और अपने अंदर फील करते हैं कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम कोई गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। इफ़ दिस इनिशिएटिव इज़ नॉट इनकरेज्ड, अगर उनके इनिशिएटिव को इनकरेज ना किया जाए
और रेस्ट्रिक्टेड बाय पेरेंट्स और टीचर, और उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए, उनको रोका जाए, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो टीचर्स हों, देन चाइल्ड बिगिंस टू फील इन्फ्रियोर। ठीक है, इन्फ्रियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो डाउट का शिकार हो जाएगा अपनी एबिलिटी के बारे में। उसको ये और ये जिस एज में जो कमी रह जाती है ना, वो फिर उसका असर कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी उस पर रहता है, और उसको ख़त्म करने के लिए फिर एक बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो इसका जो बेसिक वर्चू है वो कम्पिटेंस। कम्पिटेंस है बच्चे के अंदर का, बच्चा कम्पिटेंट हो जाता है अगर उसको इनकरेज किया जाए तो। उसके बाद है स्टेज 5। ये स्टार्ट होती है 12 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक। 3 ईयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों की लाइफ में। आमतौर पे इस एज में हमारे यहाँ बच्चे इस तरह की कुछ हरकतें कर रहे होते हैं कि वो अनबियरेबल होती हैं, लेकिन वो एज ही ऐसी होती है। फिज़िकली भी डेवलपमेंट उनकी जो हो रही होती है उसमें भी बहुत चेंजिंग होती है, उसकी वजह से भी बच्चों का अजीब थोड़ा बिहेवियर होता है। तो इसमें बच्चों की जो खसूसियात होती हैं वो सोशल रिलेशनशिप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। और इसकी जो बेसिक वर्चू है फिडेलिटी है, यानी कि सिंसेरिटी। और इस एज में आमतौर पे आप कह लें स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर independent, and not only students, all children are becoming more independent, and they begin to look at the future in term of career, in term of relationships, in term of families, in term of housing, etc. And individuals want to belong to a society and fit in. इस एज में बच्चे, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर फैमिली को ये बात बुरी लगने की बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए और नज़र रखनी चाहिए, मतलब आप खुद उनके फ्रेंड्स बने, ताकि वो अपने फ्रेंड्स की भी आपसे बातें शेयर करें और आपको मतलब अपना दुश्मन ना समझना शुरू। जब आप उनके रोक टोक करते हैं तो वो समझते हैं कि आप उनके अगेंस्ट हैं। तो इसके अलावा इस एज में रोल कन्फ्यूजन जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, कि उसने अपनी जो कोई भी उसका रोल कन्फ्यूजन जो है ना, कि वहाँ सोसाइटी में कहाँ पे प्लेस कर रहा है वो, यानी उसको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है कि मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है। अक्सर आप लोग इस तरह की बातें सुनते हैं इस एज में बच्चों से। तो वो कुछ आम तौर पे इस लाइफ में अपने डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और काम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो अगर हम बच्चों पे प्रेशर डालेंगे उनकी आइडेंटिटी के हवाले से, तो उनको रोल कन्फ्यूजन में वो और ज़्यादा उसमें हो जाएंगे। तो उनके अंदर जो बेसिक वर्चू है इस एज में, फिडेलिटी, वो ख़त्म हो जाएगी। वो आपसे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, सिंसेरिटी की क्वालिटी उनमें से ख़त्म हो जाएगी। ओके, जो नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये भी एक यंग एज स्टार्ट हो जाती है, और यंग एज में किस तरह की फीलिंग्स होती हैं अडल्टहुड में, यंग अडल्टहुड में। इसमें एज जो है इसकी 18 से लेकर आप 40 इयर्स तक इसमें आ सकती है। ठीक है, और इसका जो बेसिक वर्चू है वो है लव। इसमें आमतौर पे जो यंग हैं वो दे शेयर देयर सेल्फ मोर इंटीमेटली विद अदर्स। ठीक है, एंड दे एक्सप्लोर रिलेशनशिप लीडिंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स विद समवन। एंड और इसी मतलब 18 तो नहीं है ना हमारे यहाँ, तो 20-25 के बाद से ही एक मतलब ये जो मैरिज का जो रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम उसको कह सकते हैं, वो रिलेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि उनको ज़रूरत भी होती है, ये नेचुरल है। और इस स्टेज का जो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्टेज कैन रिजल्ट इन हैप्पी रिलेशनशिप्स एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड सेंस ऑफ सेफ्टी एंड केयर विद इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर हम पॉजिटिवली इस स्टेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा हमारे सामने, कि उनके उनके अंदर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होगी, सेफ्टी होगी, एंड जो भी उनका रिलेशनशिप होगा उसमें वो केयर भी होगी।
अवॉइडिंग इंटीमेसी, ठीक है। अगर इंटीमेसी को अवॉइड करेंगे तो फियरिंग कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप कैन लीड टू आइसोलेशन, ठीक है। यानी उनके अंदर ये आइसोलेशन की तरफ वो लीड कर जाएंगे कि वो इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते, इस रिलेशनशिप को पूरा नहीं कर सकते। तो अगर हम उनको नेगेटिव या वो लॉनलीनेस की तरफ चले जाएंगे और समटाइम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्चू ऑफ लव। The next stage is generativity versus stagnation. ये स्टार्ट होती है मिडिल एज फ्रॉम 40 to 65। इस एज में जो है बेसिक वर्चू जो है इस एज की है वो है केयर। यानी अगर सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो जाए स्टेज तो ये डेवलप हो जाती है, खुद ब खुद ही केयर डेवलप हो जाती है। इसमें जो मेजर क्वेश्चन होता है, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक एम होता है, एक गोल होता है कि आप किस तरह की कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं भी आप किसी भी प्रोडक्टिव वर्क में आप इन्वॉल्व हों। अगर उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं तो वो आपके अंदर एक जनरेटिविटी पैदा हो जाती है, खुद ब खुद ही आप एक यूँ कह लें कि आप एक प्रोडक्टिव पार्ट बन जाते हैं उसका। Success leads to feeling of usefulness and accomplishment, while failure result in shallow involvement in the world. So अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक मतलब एक प्रोडक्टिव पर्सन होंगे, ठीक है। बट अगर आप नहीं करते, बाय फेलिंग टू फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट, यू कैन बिकम स्टेगनेंट एंड फील अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक यूँ कह लें कि अगर आप करना चाह रहे हैं और किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई कोई भी उसका फैक्टर हो सकता है, तो आपके अंदर एक पर्सनैलिटी के अंदर एक वो जिसे उर्दू में कहते हैं ना जमूद, मोशनलेस, लाइफलेस, तो इस तरह की फीलिंग्स आ जाएंगी, जो फिर आपके अंदर फिर केयरिंग आप नहीं हो सकेंगे। तो क्योंकि आप वो एक आपकी जो विश होती है इस एज में वो डेवलप नहीं हो पा रही। ओके, जो लास्ट स्टेज है वो है इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। ये क्राइसिस हैं इस एज के, ओल्डर अडल्टहुड फ्रॉम 65 टू डेथ, ठीक है। इसके बाद तो इसमें बेसिक वर्चू जो है विजडम है, और इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ, यानी लाइफ की मेमोरीज हो जो होती हैं आपकी ओल्ड एज में मेमोरीज ही रह जाती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट इसमें होते हैं इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। मेजर क्वेश्चन आपका होता है, डिड आई लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, यानी आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर तो आपकी सारी स्टेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी होती हैं और पॉजिटिव आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके अंदर बेसिक वर्चू विजडम आ जाती है, और आप उस विजडम के थ्रू अपने यंगस्टर्स को, अपनी जनरेशन को एक बहुत ही अच्छा एक लेसन दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं पेशेंस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अपनी लाइफ में ही कोई कमी रह जाती है या आपके कोई भी मतलब अगर नेगेटिव आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर बढ़ता जाता है हर स्टेज पे, तो लास्ट पे भी आके आपके अंदर विजडम नहीं आती, तो फिर हम हमारे अक्सर बूढ़े लोग किस किस्म के होते हैं, बस ख़वातीन भी होती हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, तो वो मतलब फिर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देनी है कि इनको कुछ पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मतलब पॉजिटिवली वो बिहेव नहीं करते अपने यंग जनरेशन के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थेरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान वर्डिंग में आपको समझाया जाए। तो कंक्लूड हम इसको करेंगे, इफ़ पीपल सक्सेसफुली डील विद द कॉन्फ्लिक्ट दे इमर्ज फ्रॉम द स्टेज विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स दैट विल सर्व देम वेल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। इफ़ दे फेल, ठीक है, अगर वो फेल हो जाते हैं टू डील इफेक्टिवली विद दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, दे मे नॉट डेवलप द एसेंशियल स्किल्स नीडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।